नसीन सूरत हाल अचानक बिगड़ गई है और हम जंग के दहाने के ऊपर आ गए हैं। इस वक्त ये सूरत हाल बताई जा रही है कि अचानक किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। अगेन जो उनकी स्टेटमेंट्स थी, जो उनका बिहेवियर था, जो उनका मुआहिदा ना करना, जो उनकी साजिशें हैं, जो इजरायली लॉबी के मंसूबे थे, उसके मुताबिक तो फिर अल्टीमेटली हमने यहीं खड़े होना था जहां पर आज एक बार फिर हम आकर खड़े हो गए हैं, जिसमें यह है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि किसी भी वक्त अमेरिका जो अटैक करने जा रहा है। कुछ ही देर में ट्रंप को ब्रीफिंग दी जा रही है। बाकायदा सेंटकॉम, पेंटागन ये ब्रीफ करेंगे ट्रंप को कि मजीद मिलिट्री ऑप्शंस क्या हैं। और खबर यह भी है कि एक बाकायदा मंसूबा तैयार कर लिया गया है, प्लानिंग कर ली गई है कि कैसे अब नया अटैक जब वो करना है। वैसे जो इन्होंने पहले प्लानिंग की थी उसका नतीजा भी आपने देख लिया है। जो नई प्लानिंग्स के साथ ये आ रहे हैं उसका नतीजा भी आप देखेंगे। लेकिन अमेरिका जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स पहली बार डिप्लॉय करने जा रहा है। ईगल सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल्स ये नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स हैं, अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स हैं। ये पहली बार डिप्लॉय होने जा रहे हैं एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एक्चुअली ये हाइपरसोनिक ईगल सिस्टम जो है ये अभी अंडर डेवलप है, तो ये बहुत उसको जल्दी में जो है वो यहाँ लेकर आ रहे हैं। और अगर आप देखें तो ये रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ बनाया गया था कि उनके खिलाफ इस्तेमाल होना है, और लेकर ये आ रहे हैं ईरान के खिलाफ। तो नेक्स्ट जनरेशन वेपन, और ये बहुत लिमिटेड है, तो ये इसको भी यहाँ पर लेकर जो वो ये खाली करेंगे। इसी के साथ इजरायली जो डिफेंस मिनिस्टर है उसकी भी धमकी सामने आ रही है। उसने ये कहा है कि बहुत जल्द, वेरी सून, ईरान पर अटैक होने वाला है। और ट्रंप ने एक अफ्रीकन कंट्री को धमकी दी है, और ट्रंप ने कहा है कि अगर तुमने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे हवाले ना किए तो तुम्हारी मेडिकल सप्लाई बंद कर दूंगा। एक अफ्रीकन मुल्क है, अफ्रीकन के साथ पिछले कई सौ साल में वेस्ट ने क्या किया है वो भी एक तारीख है, और इस वक्त वेस्ट उनके साथ क्या कर रहा है ये भी एक तारीख है। और ट्रंप ने एक अफ्रीकन मुल्क को ये धमकी लगाई है कि अगर उसने अपने रेयर अर्थ मिनरल जब वो अमेरिका के हवाले ना किए तो फिर उसकी मेडिकल सप्लाई जब बंद कर दी जाएगी। तो अब आप ये देखें कि ये कहीं धमकी लगाते हैं कि पावर प्लांट्स को तबाह कर दूंगा, कहीं धमकी लगाता है कि तुम्हारी मेडिकल सप्लाई बंद कर दूंगा। तो दीज आर द लीडर्स ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। और विलन कौन है? प्यूटन। विलन कौन है? चाइना का सदर जो इस वक्त किसी के साथ जंग छेड़ के नहीं बैठा है। और विलन कौन है? ईरान का सुप्रीम लीडर, जिसने किसी के मुल्क पर जाकर अटैक नहीं किया, जिस पर अटैक हुआ है। तो ये बहरहाल एक दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं, और मुनाफिकत की इंतहा है कि ये कौन सी दुनिया, मतलब सरेआम इस मुल्क का तेल ले लेंगे, इस मुल्क के मिनरल्स ले लेंगे, इस मुल्क को मैं चलाऊंगा। सो ये खुलेआम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा नाज़रीन सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन और रूस, दो ही बड़ी ताकतें हैं वेस्ट के मुकाबले में, क्या वो आगे आएंगी दुनिया को बचाने के लिए? देखिए, बाकी तो किसी के पास वो ताकत नहीं है। ये दो ही मुल्क हैं, खास तौर पर चाइना। क्या ये स्टेप अप करेंगे दुनिया को बचाने के लिए? तो लास्ट जो प्यूटन और प्रेसिडेंट शी का राब्ता हुआ था इस जंग से पहले, कोई 4-5 दिन पहले ही उनका जब राब्ता हुआ था, उसमें उन्होंने यही बात की थी कि अब वक्त आ गया है कि हम स्टेप अप करें ग्लोबल स्टेज के ऊपर, हम स्टेप अप करें, चाइना और रशिया जो है वो स्टेप अप करें। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग वहां पर मौजूद है, क्योंकि देखें बाकी तो दुनिया में वो ताकत नहीं है। तो अमेरिका कभी एक मुल्क को, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को इस तरह से निशाना बनाएगा, धमकियां लगाएगा, उनके वसाइल छीनेगा, तो फिर उनको कौन बचाएगा? क्या चाइना और रशिया आगे आएंगे? तो ये एक अंडरस्टैंडिंग वहां पर है। एक बड़ी अहम तरीन कॉल है जो जापान की वज़ीर आज़म ने ईरान के सदर को की है। बड़ी अहम तरीन कॉल है, चूँकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से जापान बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। तो ईरान के सदर ने जापान के वज़ीर आज़म को बताया है कि जनाब अली, ये जो कुछ हो रहा है इसका ज़िम्मेदार इसराइल है। इसराइल ने जंगें छेड़ी हैं जिसका नतीजा ये है। तो अभी ये भी आप दुनिया की मुनाफिकत देखिए कि सब ये कह रहे हैं, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया है, फलाना है। लेकिन इस सारे मसले की रूट कॉज क्या है? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्यों बंद हुआ, जो कि हमेशा से खुला हुआ था? इसको वो देखने के लिए तैयार नहीं है। तो ईरान के साथ जो भी राब्ता कर रहा है, ईरान उनको यही बता रहा है कि भाई आप अगर सही अंदाज में सारी सूरत हाल को नहीं देखेंगे तो उसका नतीजा निकलेगा कि सूरत हाल हल नहीं होगी। बाकी जो बयानियां बनाते रहें, ईरान को कंडेम करना है सो करते रहें, उससे क्या हो जाएगा? उससे मसला तो हल नहीं होगा। देखें, इतने मुल्कों को तबाह करके देख लिया, इतनी रिजीम चेंजेस करके देख ली,
अमन नहीं हुआ खित्ते में, कितने ओवैसी मुल्कों को तबाह किया गया। अब ईरान को भी इसी बयानी के साथ तबाह किया जा रहा है कि इसके बाद अमन हो जाएगा। तो जरा उस एंटिटी को भी जरा लगाम डाल के देख लें, हो सकता है अमन हो जाए। इतनी नेशंस को तबाह कर दिया गया ना, तो इस एंटिटी को भी जरा लगाम डाल के देख लें, हो सकता है कि अमन हो जाए। तो अमन का रास्ता वहां से है, उसको लगाम डालने से है और मुल्कों को तबाह करने से नहीं है। ये बात दुनिया को अंडरस्टैंड करनी होगी। IRGC ने यह कहा है कि अच्छा हमला होने जा रहा है, देन हम इंतज़ार कर रहे हैं और इनके जहाज़ों को हम गर्क करेंगे। और उन्होंने कहा है कि इनके अड्डों के साथ हमने क्या किया है ये सबको पता है, इनके जहाज़ों के साथ हम जो करेंगे वो भी दुनिया देखेगी। वी आर वेटिंग फॉर देम। तो अब एक नया जो मरहला होगा तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि ज़मीनी अटैक भी इसमें जो वो शामिल हो सकता है। अच्छा, अब मैं दो स्टेटमेंट सबसे पहले आपके सामने रखता हूं, जो दिमित्री मेदवेदेव हैं और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लेवरोव, उन्होंने क्या बात की। दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है टू US क्रेडिबिलिटी एज मीडिएटर साइड्स ईरान एंड मडोरो। उन्होंने कहा है कि वो मुल्क जो दूसरे सरबराहाने ममलकत को अगवा करता है, वो मुल्क जो दूसरे आज़ाद नेशंस के ऊपर जाकर बमबारी करता है और फिर उसी मसले में वो सालिस भी बन जाता है, क्या उस मुल्क की कोई क्रेडिबिलिटी है, कोई गुंजाइश बाकी है कि अब दुनिया उसे एक मीडिएटर के तौर पर जो तस्लीम करे। वेदर अ कंट्री दैट इंगेज इन द अबडक्शन ऑफ द फॉरेन लीडर्स एंड इनिशिएट वॉर्स, जंगें छेड़ने वाला, फॉरेन लीडर्स को अगवा करने वाला, क्या वो भी एक मीडिएटर जब वो हो सकता है? तो ये उन्होंने जब सवाल उठाया है। सर्जेई लेवरोव ये कह रहे हैं, ये बड़ी अहम बात, सर्जेई लेवरोव जो है वो सेंट्रल एशिया के अंदर मौजूद हैं और वहां पर उन्होंने सवाल उठाया है और वार्न किया है जो कैस्पियन सी वाली साइड पर इजराइल ने आकर हमले किए और लेबनान की उन्होंने बात की है। उन्होंने देखें, कैस्पियन सी जो है ये वो वाहिद इलाका है जो स्टेबल है। कैस्पियन सी के एक तरफ ईरान है, ऊपर रशिया है, एक तरफ सेंट्रल एशिया है, दूसरी तरफ अजरबैजान है, आर्मीनिया है, ये इलाका है, दरमियान में कैस्पियन सी है। तो ये वो वाहिद समंदर है जिसके तमाम अतराफ में यानी कि साहिल है। ये इसको लेक भी, कुछ लोग इसको लेक भी कहते हैं, बट कैस्पियन सी, तो ये बड़ा अहम है। इसी से तिजारत भी होती है और स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, और यहाँ पर ये वाहिद एरिया जो स्टेबल है। तो इजराइल जंग को यहाँ पर ले आया, यहाँ पर लाने का मतलब यह है कि ये रशिया का एरिया है, तो जंग को वो रशिया के बॉर्डर्स पर ले आए। रशिया का तो ऑलरेडी फड्डा ये है कि वेस्ट जो है वो जंग उसके बॉर्डर्स तक ले आता है, तो रशिया तो ऑलरेडी अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर रहा ना, उसका बुनियादी मसला यही है। तो आप देखें कि रशिया का एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा उसका उधर वो है चाइना और जापान वाली साइड पे, पैसिफिक वाली साइड पे, दूसरा हिस्सा उसका वो है जो यूक्रेन है, तीसरा हिस्सा वो है जो बाल्टिक सी है, इस्तोनिया, और सामने बाल्टिक स्टेट्स हैं, फिनलैंड, नॉर्वे, इतना बड़ा रशिया। तो उसका अगर कोई हिस्सा फिलहाल स्टेबल है जहां पर कोई कशीदगी नहीं है, तो वो ये वाला हिस्सा है कैस्पियन सी। तो रशिया अफोर्ड नहीं कर सकता कि इस इलाके में, जो कि प्योरली सिर्फ रशिया का इन्फ्लुएंस है यहां पर, किसी और का नहीं है, क्योंकि सेंट्रल एशिया स्टेट्स भी वही हैं जो फॉर्मर सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, फिर अजरबैजान भी तो फॉर्मर सोवियत यूनियन का हिस्सा था, तो ये तो रशिया का इलाका है। तो जंग वो यहां पर ले आए, तो इस पर रशिया ने, सर्जेई लेवरोव ने वार्न किया है। उन्होंने कहा है कि अनप्रोवोक्ड जो अग्रेशन यहां कैस्पियन सी के अंदर किया गया है, इसको हम अफोर्ड नहीं करेंगे और ये नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा कैस्पियन सी की सिक्योरिटी को। और कजाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ जब उन्होंने मुलाकात की है और उसमें उन्होंने ये सारी बातें की हैं, तो ये देखें, रशिया ऑलरेडी जंग में है, प्यूटन ने वार्निंग भी जारी किया है, लेकिन ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, वो कंप्रोमाइज इस पर नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ बड़ी खबर यह है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का रब्ता हुआ है अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर से, यानी फॉरेन सेक्रेटरी से। इससे पहले प्यूटन की बात हुई और अब चाइना की बात अमेरिका से हो रही है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ना कि हमला होने जा रहा है, रशिया वार्न कर रहा है, रशिया के बाद अब चाइना की भी कॉल हुई है अमेरिका के साथ। चाइनीज एंड अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर डिस्कस द सिचुएशन इन मिडिल ईस्ट ड्यूरिंग फोन कॉल। अब देखें डिस्कस क्या हो रहा है, हर तरफ ईरान डिस्कस हो रहा है, तो चाइना की जानब से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो इन्फॉर्म किए गए होंगे अमेरिकन को। सो चाइना और रशिया जो है वो बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर जंग नहीं छेड़नी है। बट खबर ये है कि
यूएस ने, यूएस आर्मी ने ईरान पर नए अटैक का मंसूबा तैयार कर लिया। अब आप ज़रा अंदाज़ा करेंगे ये कौन सा मंसूबा है। ये जो पहले इन्होंने अटैक किया वो भी तो मंसूबा ही था ना, प्लानिंग थी, सारा प्लानिंग के साथ अटैक किया गया। तो अब ये कौन सी नई प्लानिंग है? वही लॉबी और वही लोग और वही माइंड्स जिन्होंने पहले प्लानिंग की थी। बट अब ये खबर है कि आज कुछ देर में ब्रीफिंग होगी और बाकायदा प्लान तैयार है। यूएस मिलिट्री लीडर्स विल ब्रीफ ट्रंप टुडे ऑन द मिलिट्री ऑप्शंस अवेलेबल अगेंस्ट ईरान। तो ये बात देखें, अब वो यहां से पीछे हट जाएं ये एक अलग बात है, लेकिन बात यह है कि वो हमला करना चाहते हैं, वो ईरान को तबाह करना चाहते हैं। ईरान के इकोनॉमिक ब्लॉकेड का मतलब ही ईरान को कोलैप्स और डिस्टेबलाइज करना है। तो अगर वो मिलिट्री अटैक का प्लान कर चुके हैं और आगे प्रोसीड करते हैं तो फिर ईरान जवाब देने के लिए तैयार है, और अगर पीछे हटते हैं तो फिर वो ये इसलिए पीछे नहीं हटेंगे कि उनको कोई मॉरल क्वेश्चन का सामना, इसलिए पीछे हटेंगे कि उनको अपनी कहीं तबाही नजर आ रही होगी। यूएस आईज डिप्लॉइंग डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल इन फर्स्ट अगेंस्ट ईरान। ये जो डार्क ईगल है ना, ये उनका नेक्स्ट जनरेशन लेटेस्ट ऑफ द लेटेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। असल में हाइपरसोनिक की दौड़ में जो है वो रशिया आगे है, नॉर्थ कोरिया आगे है, चाइना आगे है, अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स इसमें पीछे हैं। इवन आप देखें कि ईरान ने कितने इफेक्टिव हाइपरसोनिक मिसाइल जब बना लिए, तो जैसे वहां पर रशिया का ऑर्शनिक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है, तो इसके मुकाबले में अमेरिका ये अपना ईगल सिस्टम लेकर आ रहा है, लेकिन इसको कई बार नाकामी का सामना करना पड़ा। 1 से 2 मरतबा इन्होंने इसको डिप्लॉय करने की कोशिश की है, लेकिन ये फेलियर साबित हुआ है। ये अमेरिकी टेक्नोलॉजी का हाल है कि इसको इन्होंने डिप्लॉय करने की कोशिश की, ये फेलियर साबित हुआ। तो इस पर पहले खर्चा भी बहुत हो चुका है, जो टाइमलाइन दी गई थी उस पर ये उस तरह से डिप्लॉय भी नहीं किया जा सका। तो अब ये जल्दी में इसको यहां पर लेकर आ रहे हैं। इसकी एक मिसाइल की कॉस्ट जो है वो $15 मिलियन है, लिमिटेड इसकी सप्लाई है, लिमिटेड इसकी प्रोडक्शन है। तो ये जो उन्होंने स्पेसिफिकली रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया को मदद से रखकर बनाया था, वो भी यहां पर ले आए हैं और इसको भी यहां पर ये खाली करेंगे। ये स्टॉक भी इनका जाता रहेगा। बाकी मिनिशंस आपके सामने हैं। तो ये हाइपरसोनिक को लाने का मतलब ही ये है कि ये डर रहे हैं कि भाई जहाज अगर डीप इनसाइड ईरान में भेजेंगे तो गिर सकते हैं, और चूंकि मिनिशंस की कमी है तो ही ये हाइपरसोनिक लेकर आ रहे हैं ना, वरना उनके पास तो दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है, फिर हाइपरसोनिक लाने का क्या मकसद है। तो ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि ऑयल जो है हिट्स वॉर टाइम हाई ऑन कंसर्न यूएस में रिज्यूम अटैक अगेंस्ट ईरान। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि कंसर्न ये है कि अमेरिका अटैक जो दोबारा करने जा रहा है। सीएनएन ने लिखा है, अब ये देखिए, सीएनएन ने लिखा है कि ट्रंप जो ये सोच रहा है ना कि ब्लॉकेड से ईरान कोलैप्स हो जाएगा, उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं होगा। सीएनएन लिख रहा है, और उन्होंने कहा कि ये एक अनप्रूवन थ्योरी है जो अमेरिकन डॉक्ट्राइन में एग्जिस्ट करती है कि अल्टीमेटली अमेरिकन मिलिट्री माइट ईरान को कोलैप्स करेगी। ये एक वहां पर उनकी एक सोच है। तो ट्रंप उसी अनप्रूवन थ्योरी को पूरा करने की जो कोशिश कर रहा है, और आपको पता है कि वहां पर एक एरोगेंस ये है, और ट्रंप और उसका जो खुशामदी टोला है वो यही कहता रहता है कि जो पिछले से दूर नहीं कर सके वो हम करके दिखाएंगे, वो तो डरपोक थे, फलाने थे। तो आईआरजीसी ने कहा है कि वी आर वेटिंग देयर शिप्स, और हमने इनके एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ क्या किया वो आपने देखा, और इनके अड्डों के साथ हमने क्या किया वो भी आपने देखा। तो अब इनके मजीद जो जहाज आ रहे हैं उसकी किस्मत भी आप देखेंगे, और किसी भी हमले का जवाब जो है वो तवील लॉन्ग और तकलीफ दे होगा, बड़ा पेनफुल रिस्पॉन्स जब हम देंगे। कोई भी हमला चाहे लिमिटेड हो या चाहे वो बड़ा हमला हो, इस पर हम मैसिव रिस्पॉन्स है वो, लार्ज स्केल रिस्पॉन्स है वो देंगे। ये जवाब आया है जब वहां से ये खबर है कि हमला होने जा रहा है। ये उसका जवाब है जो ईरान दे रहा है कि जहाज डबो देंगे, लार्ज स्केल हमला करेंगे, तवील हमला करेंगे। ये जो अब एक अगर नया राउंड होने जा रहा है तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये फ्यू डेज का राउंड और दोबारा निगोशिएशन शुरू हो जाए, लेकिन देयर इज अ रिस्क कि ये अनकंट्रोलेबल कॉन्फ्लिक्ट बन जाए और ईरान दोबारा कभी निगोशिएशन टेबल पर ना आए। ये रिस्क है, क्योंकि देखें ईरान को मजीद क्या मैसेज जाएगा एक और हमले से कि भाई ये अमेरिका के साथ कभी बात नहीं होगी, सो इनके साथ इनको बस इतना एग्जॉस्ट करो कि ये यहां पर निकलने पर मजबूर हो, बस इसके सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। सो ईरान को अब की बार जो हमला है वो ये मैसेज भेजेगा।
और ईरान के स्पीकर ने कहा आज जो है वो वहां पर पर्शियन गल्फ डे मनाया जा रहा है, क्योंकि आज ही के दिन इन्होंने जो पुर्तगाल कॉलोनाइजर्स थे उनको यहां से निकाला था 400 साल कबल, तो आज उसका दिन मनाया जा रहा है। तो ईरान के स्पीकर ने कहा है कि हम आजाद मुस्तकबिल देंगे इस रीजन के मुल्कों को, अमरीकी तसल्लुत से आजाद। और इसी तरह ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि आज यौम खलीज फारस मनाया जा रहा है। 400 साल पहले आज ही के दिन आबनाए हुर्मत से हमने पुर्तगालियों को निकाला था। फ्रांस के हवाले से क्या खबर है? फ्रांस की इकॉनमी जो है, अब ये अप्रैल खत्म हो रहा है, जीरो ग्रोथ हुई है। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 के अंदर फ्रांस की इकॉनमी में जीरो ग्रोथ है। तो देखें, ये मसला है यूरोपियन कंट्रीज के लिए, जर्मनी के लिए। अब जर्मनी के हवाले से जो ट्रंप ने ट्वीट किया है, बहुत बुरा भला कहा है, और कहा है कि जर्मनी जो है वो अपनी हालत देखे। जर्मनी इज अ ब्रोकन कंट्री, उसकी इकॉनमी तबाह हो चुकी है, और जर्मन चांसलर जो है वो अपने मसाल पर फोकस करे और रशिया यूक्रेन जंग पर फोकस करे, और जो है वो इस बात पर फोकस ना करे कि हम क्या कर रहे हैं, और हम तो बल्कि ईरान को न्यूक्लियर बनने से बचा रहे हैं, जिससे दुनिया महफूज जगह बनेगी, और इससे जर्मनी का भी फायदा है। जर्मनी विल बी अ सेफ प्लेस। हम दुनिया को महफूज बना रहे हैं, ईरान का नहीं। अच्छा, एक बात हमने नोट करें कि ट्रंप इंतजामिया के पास न्यूक्लियर बेचने के अलावा कुछ भी नहीं है। वो कांग्रेस हेयरिंग हो तो भी उनका बयान यही है कि हमने हमला न्यूक्लियर से प्रिवेंट करने के लिए किया है। मीडिया पर आए तो भी न्यूक्लियर, अपनी ऑडियंस को बताएं तो भी न्यूक्लियर, इत्तेहादियों के साथ फड्डा है। अब आप देखें, पोप के खिलाफ जो स्टेटमेंट्स हुई उसमें ट्रंप ने यही कहा कि देखें कि हम तो न्यूक्लियर बनने से बचा रहे हैं, और पोप को शायद ये पसंद नहीं है। पोप चाहता है कि ये ईरान न्यूक्लियर बन जाए। जर्मन चांसलर को भी अब वो यही कह रहा है कि ये शायद चाहता है कि भाई ईरान न्यूक्लियर बन जाए। हालांकि जर्मन चांसलर ने तो कहा कि इजराइल इज डूइंग डर्टी वर्क फॉर अस। तो ये बिकेगा नहीं। देखें, ये नहीं बिक रहा ना भाई, ना आईएईए ने, ना अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, ना यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, किसी ने यह कंफर्म नहीं किया कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा था। और कितना बड़ा यह तमाशा है कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन आज तक नहीं बनाए हैं। नेतन्याहू तो 90 से लगा हुआ है ना कि 2 हफ्ते दूर है। अब वो अमेरिका में जो कॉमेडी शोज रात को चलते हैं ना, बहुत फेमस है, तो वहां पर वो कहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने से 2 हफ्ते दूर है, 200 साल से। 200 साल से ये सूरत हाल बनी हुई है कि ईरान सिर्फ 2 हफ्ते दूर है न्यूक्लियर वेपन बनाने से। तो ये एक मजाक जब वहां पर चल रहा है। तो न्यूक्लियर वेपन, बस ट्रंप इंतजामिया के पास एक ही बयान है, न्यूक्लियर वेपन, जो कि ईरान के पास है ही नहीं, और ना ईरान ने बनाने की कोशिश की, ऐसा कोई प्रूफ जो है वो पाया जाता है। फिर वहां पर वो एक और बयानियां चला रहे हैं, जो ईरान के साथ मुआहदे किए वो बहुत बुरे मुआहदे थे। ये बार बार ट्रंप इंतजामिया नैरेटिव दे रही है, बड़े बुरे मुआहदे थे। हालांकि वो इतने अच्छे मुआहदे थे। जो 2015 के अंदर डील हुई उसको सारी दुनिया ने सराहा, वो बहुत ज़बरदस्त मुआहदा था, और ईरान ने बिल्कुल न्यूक्लियर बनाने की तरफ वो नहीं गया। ट्रंप यूनिलैटरली निकल गया ड्यू टू नेतन्याहू, और फिर ईरान इंतजार करता रहा 1, 2 साल, 3 साल के कोई बात चले। फिर जब कासिम सुलेमानी के ऊपर अटैक हुआ और इस तरह के 1-2 और वाकयात हुए, तो फिर ईरान मजबूर हुआ कि हम चूंकि मुआहिदा ही नहीं है तो फिर हम इनरिचमेंट करें, और इनरिचमेंट करके भी उन्होंने इसको एज अ प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल किया बार्गेन के लिए। न्यूक्लियर वेपन तो फिर भी नहीं बनाया। तो अगर आज जहां पर सूरत हाल खड़ी, हमने पहले भी बात की, वो इस वजह से है कि ट्रंप उस मुआहदे से निकल गया। अब चूंकि वो उसका इतना बड़ा ब्लंडर है, उस ब्लंडर को छुपाने के लिए बार बार कहता है वो तो डील ही बहुत बुरी थी। सो ये इंतजामिया, ये उनका जो सरबराह है, ये अब अमेरिकन को भी अंदाजा हो चुका है। कांग्रेस की भी हमाइयां उड़ी हुई हैं, कांग्रेस की नींदें हराम हो चुकी हैं। कल से जो पीट हेक्सेथ ने जो उनको जवाबात दिए हैं, उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। मतलब वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनके साथ ये होगा। इतनी इंसल्ट उनकी हुई है, इतनी इंसल्ट उसने की है कि मतलब हैरान कुन बात है। तो अब उनकी अपनी हमाइयां उड़ी हुई हैं। खैर, ईरान ये कह रहा है कि वी आर रेडी, और ईरान के सदर ने कहा जापान की वज़ीर आज़म को, इजराइल इज़ फ्यूलिंग द सिचुएशन, ठीक है ना। इजराइल
इस सूरत हाल को ख़राब कर रहा है और आबनाए हुर्मस की जो सिक्योरिटी ख़राब हो रही है उसका ज़िम्मेदार जो है वो इजराइल है। तो इजराइल को लगाम डालें जो बुनियादी काम करने वाला है। अब देखना, ईरान ने आबनाए हुर्मस खोल दिया था तो इजराइल ने लेबनान पर बमबारी बंद नहीं की, फिर ऊपर से ट्रम्प ने जब ब्लॉकेट कर दिया। अब हिजबुल्लाह के जो ड्रोन्स हैं वो हाईली इफेक्टिव साबित हो रहे हैं और जो उनके खिलाफ इजरायली जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बिल्कुल नकारा हो चुका है और बड़ी ऑपरेशनल जो मुश्किलात हैं उसका सामना इजराइल को करना पड़ रहा है। ऐसी खबरें जब सामने आ रही हैं, बट लेट्स सी कि ये हमला अभी होता है या नहीं होता। लेकिन असल बात यह है कि आज हमला हो या कल हो, इस जंग का कोई आउटकम नहीं आया। ये ओपन कॉन्फ्लिक्ट है, ईरान हालत जंग में है। सो ये एक डिसाइसिव आउटकम के ऊपर ही जंग ख़त्म होगी, चाहे आज हो चाहे कई साल मजीद ये तनाज़ा जब चलता रहे। लेकिन हल दुनिया के पास एक ही है और अभी तो ऐसा नहीं लगता कि दुनिया उस कंक्लूजन तक पहुंची है कि वो इजराइल को लगाम डाले। लेकिन जो जो दुनिया पर ये प्रेशर बढ़ता रहेगा, और ईरान में एक कैलकुलेशन और है, और वो कैलकुलेशन ये है कि जब मैसिव इकोनॉमिक प्रेशर दुनिया के ऊपर आएगा, यूरोप के ऊपर आएगा, वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर आएगा, तो वो लम्हा होगा कि वेस्टर्न कंट्री, अभी देखे ना, पहले इस बात को मुकम्मल कर लूं, तो फिर वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो फिर इजराइल को लगाम डालेंगे और जो ईरानी डिमांड्स है उसको मानेंगे। ये ईरान में एक कैलकुलेशन है। अभी आप देखें ना कि यूरोपियंस ने कंडेम नहीं किया है इस हमले को, रीजन ने अभी तक कंडेम नहीं किया है। सो दैट मीन्स कि यूरोपियन मुल्क सपोर्ट करते हैं इस जंग को, जो कि जर्मन चांसलर ने माना कि हमें तो ये बताया गया था कि चंद दिनों में ईरान फारिग हो जाएगा। सो उनको ये मसला नहीं था कि ईरान पर हमला हुआ, मसला ये था कि चंद दिनों में ईरान फारिग क्यों नहीं हुआ और ऊपर से मसाल हमारे लिए खड़े हो गए, ये उनको मसला है। तो ये ईरान में कैलकुलेशन है कि ये एक मजीद जंग से इकोनॉमिक प्रेशर इन पर मजीद आएगा और अमेरिका कभी डिमांड ईरान की नहीं मानेगा जब तक कि ये मैसिव इकोनॉमिक प्रेशर खुद अमेरिका और यूरोप के ऊपर नहीं आएगा। तो ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज रोगा कनीजा जी, अल्लाह हाफ़िज़।